हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका प्यारा सा एके पंडित, फिजिक्स बाय एके पंडित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय एके पंडित। तो हमारा डिस्कशन लगभग क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम जस्ट आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका, थोड़ी सी क्या करता हूँ, सही भर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ ही देता हूँ मैं। क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए, समक्ष संपर्कित दो पतले लेंसों की तुल्य फोकल दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो भाई पहले तो ये बताओ लेंस की क्षमता क्या होती है। भाई सीधा सा सिंपल है कि किसी भी, भाई क्या बताओ, भाई लेंस की क्षमता बताओ। ठीक है, किसी भी किरण को मोड़ने की क्षमता, उसको ये क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि कोई किरण, यानी कि कौन सा लेंस उस किरण को कितना मोड़ सकता है। भाई जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो किरण को मोड़ने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता तो लिख सकते हैं P बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो गया, डायप्टर हो गया। डायप्टर क्या हो गया भाई, इसका मात्रक डायप्टर हो गया। अब ये कह रहा है कि दो पतले लेंसों का क्या करना है, संयोजन करना है। तो भाई देखो, दो पतले लेंसों का संयोजन, लो भाई संयोजन करके क्या करना है, तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। तो लो भाई, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये मुख्य अक्ष बना लिया। मैंने क्या करा, लो भाई एक लेंस बनाया। मैंने क्या करा, एक लेंस बनाया। अब भाई एक लेंस से मान लो ये किरण चल कर रही, ठीक है, ये मैंने क्या दिया O। भाई यहां से क्या हुआ, इसका क्या हुआ, पूर्ण परावर्तन हुआ। क्या हुआ, परावर्तन, अपवर्तन हुआ। तो भाई एक माध्यम से क्या गई, दूसरे माध्यम में गई, तो अभिलंब से क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुकी, फिर झुकी। ठीक है, तो अब देखो कि ये कहां मिली जाती हुई, कहां मिली भाई, ये आई डैश पर मिली। क्या मिली, छोटा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां मिली भाई, आई डैश पर मिली। ये तो एक लेंस लगे, अगर मैं दो लेंस लगा देता दूसरा, तो लो भाई साथ के साथ मैंने दूसरा लेंस और लगा दिया। ठीक है, अगर मैंने दूसरा लेंस और लगाया तो भाई ये जो किरण है, क्या है, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है आई डैश पर नहीं बनकर क्या होगा भाई। अब देखो अभिलंब से दूर हटी तो यहां झुकी थी। अब देखो इसका क्या होगा, और अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो क्या होगा भाई, ये इस आई बिंदु पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। अब मैंने इसको क्या कह दिया भाई, दोनों बिंब क्या है, दोनों लेंस क्या बिल्कुल सटे हुए हैं, तो दोनों के क्या मान सकता हूं, दोनों के बीच की दूरी नगण्य मान सकता हूं। तो ये लो, ये बीच की, यानी कि ये क्या हो गई, u हो गई। क्या हो गई भाई, बिंब दूरी हुई कि नहीं हुई, अरे हुई कि नहीं हुई। लो भाई ये क्या हो गई, बिंब दूरी। इसको मैंने क्या कह दिया, लो भाई इसको मैंने v डैश कह दिया, और इस वाले को मैंने क्या कह दिया, v कह दिया। अरे कहा या नहीं कहा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए देख लेना भाई सूत्र। भाई लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितनी होती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे भाई होता है या नहीं होता है सूत्र, या उल्टा होता है। ठीक है, तो बताओ भाई, देख के बताओ, ठीक है, कितना होता है, तो चेक कर लो एक बार। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको चेक करने के लिए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा सही सूत्र। ठीक है, क्या बता देता हूँ, सही सूत्र मैं बता दूंगा, तुम नहीं बताओगे तो। ठीक है, तो मुझे तो बताना ही है, सही सूत्र लिखा मैंने तो। ठीक है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u ही तो होता है। अब देखो इसको मैं कह देता हूँ प्रथम लेंस के लिए v1, और लो भाई v क्या हो गई, अरे v क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। तो v को मैंने क्या कह दिया, ये लो इस v को क्या कह दिया, v डैश दे दिया इसके लिए। तो लो भाई 1/f1 1/v डैश माइनस 1/v
u कह दिया, सही है भाई, ये नंबर 1। अब देखो द्वितीयक लेंस के लिए, अब भाई द्वितीयक लेंस के लिए एक चीज के अंदर चेंज है भाई। द्वितीयक लेंस के लिए जो ये v डैश है ये क्या करेगा, v डैश क्या करेगा, बिंब का काम करेगा। क्या करेगा, बिंब का कार्य। कौन सा, आभासी करेगा। तो लो भाई ये हो गया बिंब, तो u किसके बराबर हो गया, v डैश के बराबर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो भाई एक चीज और, एक चीज क्या है कि भाई O से इसकी दूरी, ये भाई प्रकाश के विपरीत डायरेक्शन के अंदर है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का u। तो लो भाई माइनस का u ले लो। कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है तो लिख लो, और नहीं भी लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है अपने, ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है तो रहने दो, क्योंकि पहले लगा हुआ माइनस, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है अपने, तो छोड़ दो इसको। अब देखो ये क्या हो गई, 1/f2 क्या हो गई, 1/v। अरे भाई 1/v कितना हो गया, तो v तो v के बराबर, माइनस 1/u की जगह क्या होगा, 1/v डैश आ जाएगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया, ये लो भाई 2, क्योंकि v डैश क्या है, क्या कर रहा है, बिंब का काम कर रहा है, किसका, आभासी बिंब का। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस क्या कर लूंगा, 2 कर लूंगा, 1/f1 प्लस 1/f2 कितना हो गया, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। देखो 1/v डैश से 1/v डैश क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर कितना हो गया, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब मुझे पता है कि लेंस समीकरण से, क्या भाई, लेंस समीकरण से, लो भाई लेंस समीकरण से 1/f बराबर कितना होता है, 1/v माइनस 1/u। इसको मैंने दे दिया 4, इसको दे दिया 3। भाई अब देखो समीकरण 3 और 4 दिख ही रही होगी आपको आराम से, ठीक है। तो अब समीकरण 3 और 4 का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 3 व 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लो भाई समीकरण 3 व 4 से क्या पता चला भाई, क्या पता चल रहा है, 3 व 4 से 1/f बराबर कितना हो गया, 3 व 4 से 1/f बराबर कितना हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो गया। अब चाहे तुम n लेंस जोड़ लो तो n के लिए क्या हो जाएगी, सारी जोड़ लो, सारे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सारा आंसर आ जाएगा, टोटल के लिए आ जाएगा। तो लो भाई, लो भाई f4 n लेंस के लिए, तो 1/f बराबर कितना हो गया, 1/f1 1/f2 100 ऑन कहां तक चल गया, 1/fn तक चल गया। लो भाई इसकी क्या देख लो, क्षमता भी देख लो, तो p बराबर कितना हो गया, p1 p2 100 ऑन कहां तक चल जाएगा, pn तक चल गया। तो ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। ये हो गया 17वां खत्म। 17वें का अथवा वाला देखते क्या लिखा हुआ है कि अपवर्ती दूरदर्शी की बनावट, कार्य प्रणाली एवं आवर्धन क्षमता की व्याख्या कीजिए। किस के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्या करना है, अपवर्तक दूरदर्शी की बनावट, कार्य प्रणाली एवं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो लो भाई पहले अपवर्ती दूरदर्शी का चित्र देख लेते हैं, तो वही बनावट हो जाएगी जैसे जैसे मैं बनाऊंगा, वो चीज तुम्हारे को लिखनी भी है। और कार्य प्रणाली में हमारे को क्या करना है कि कैसे देखनी है वस्तु को, वो कर लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। तो देखो भाई 17 का अथवा क्या देखना है, अथवा क्या देखना, अथवा अथवा में क्या देखना, अपवर्तक दूरदर्शी। भाई अब पहले तो ये बता दो कि दूरदर्शी क्या होती है। कि दूरदर्शी ऐसा उपकरण है जो हमारे उपग्रह वगैरह जो चीजें हैं उनको देखने के लिए क्या करते हैं, काम में लेते हैं। यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए जो चीज काम में लेंगे उसको क्या कहेंगे, अपवर्तक दूरदर्शी कहेंगे। तो अब देखो भाई अपवर्तक दूरदर्शी में क्या होगा, अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर 2 लेंस लगे हुए रहते हैं। कौन से भाई, 2 उत्तल लेंस लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं भाई, 2 उत्तल लेंस लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब उत्तल लेंस 2 कौन से, एक तो बड़ी द्वारक वाला और एक
छोटे द्वारक बड़ा, तो बड़े द्वारक सॉरी ठीक है 1 मिनट। तो भाई जो बड़े द्वारक वाला है वो रहेगा वस्तु की तरफ और छोटे द्वारक वाला है वो क्या रहेगा नेत्रिका की तरफ। तो अब देख लो भाई, तो हम चित्र बना लेते हैं। लो भाई ये लो बड़ा द्वारक बना दिया मैंने, ठीक है, और ये लो, और ये मैंने क्या करा भाई, जगह की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी इसमें, तो ये लो, ये छोटे द्वारक का मैंने क्या करा प्रतिबिंब, छोटे द्वारक का क्या करा लेंस बना दिया, ठीक है। और ठीक है, इसके लिए मैं क्या काम में लूंगा F0 और इसके लिए क्या लूंगा FE यानी कि I वाला, ठीक है। और ये O का मतलब क्या हो गया वस्तु की तरफ, बिंब की तरफ। तो अब देखो अनंत से क्या हो रही है भाई, क्या हो रही है भाई, अनंत से क्या होगी, अब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो अनंत से क्या आएगी, प्रकाश की किरण आएगी। लो भाई किरण आ रही, तो लो एक किरण तो ये आई, दूसरी किरण ये आई। अब देखो क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, लो थोड़ा सा इसको ऊपर उड़ा लेते हैं, ये कहां से गुजरेगी, ये इसके फोकस से गुजरी कि नहीं गुजरी भाई, तो देखो भाई बना दी मैंने, फोकस से गुजरी है। तो अब देखो यहाँ पे तो क्या बना कि कोई वस्तु क्या है अनंत पर है, क्या है वस्तु कोई अनंत पर है, तो वस्तु को मैंने क्या कह दिया ए बी कह दिया, क्या कह दिया भाई वस्तु क्या है अनंत पर है और क्या है ए और बी। तो लो भाई यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है अनंत पर, उसको मैंने क्या कह दिया, ये ए कह दिया और ये बी कह दिया। यहाँ पे उसका प्रथम प्रतिबिंब क्या बना ए डैश बी डैश बन गया भाई। अब देखो इस जगह क्या बना भाई, इसका बड़ा प्रतिबिंब बड़ा कौन सा, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो इसको मैंने क्या करा, लो भाई आगे बढ़ाया, ठीक है, और ये क्या करा, एक थोड़ा सा चित्र में गलती हो गया भाई, देखो सही से कर लो इसको, बी डबल डैश ये दे दो, ठीक है, ये मिला दी इसको, ये मिला दी, यहाँ पे क्या हो गई, आंख का चित्र मेरे से सही नहीं बनता, तो मैंने क्या करी नेत्रिका की जगह आंख लिख दी। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपके, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती दोबारा, ठीक है। तो अब देखो भाई आगे चलते हैं कि भाई क्या हो गया कि वस्तु के द्वारा बना जो कोण है उसको क्या कहेंगे अल्फा कोण, ठीक है, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण उसको क्या कहेंगे बीटा कोण कहेंगे। कोई गलती है क्या, नहीं भाई कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो भाई अब देखो कोण किसके लिए कौन सी फोकस दूरी हो जाएगी बता सकते हो क्या तुम, ठीक है। तो ये बड़ा द्वारक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लो भाई इसी जगह क्या करते हैं कि ये तो कितना हो गया, ये लो ये F0 हो गया यहाँ तक, और ये कितना हो गया FE हो गया। कोई दिक्कत है क्या, दोनों लेंसों के बीच की दूरी भी हो जाएगी F0 प्लस FE हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे क्या चीज निकालनी है, आवर्धन क्षमता, क्या निकालनी है M आवर्धन क्षमता। तो क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना, तो लो भाई ये लिखो वस्तु की जगह अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण अपॉन वस्तु द्वारा या वस्तु की निकट दृष्टि की दूरी पर या स्पष्ट न्यूनतम या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना कोण। तो ये लो लिख दो स्पष्ट, या लिख देंगे दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना कोण। तो हम कहेंगे m बराबर क्या हो गया बीटा बाई क्या कह देंगे अल्फा कह देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपके, नहीं दिक्कत है। तो अब हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा क्या
कैलकुलेशन करेंगे। अब एक चीज ये देख लो भाई, ये क्या है, एक दूरबीन है, तो दूरबीन का क्या करेंगे हम कि ये जो अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस है, क्या करेंगे हम इनके बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं हमारी सुविधा अनुसार। कि यहाँ पे एक गोलीय चक्र लगा हुआ रहता है, उसकी सहायता से क्या करेंगे हम गोलीय चक्र को घुमाकर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, इसकी दूरी को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं ये क्या करता हूँ, आवर्धन क्षमता की जो चीज लिखी है उसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या कह देता हूँ, ये लो, ये कितनी हो गई, यूई हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देखो ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अब देखो ट्राइंगल ए डेस बी डेस, इसको कह दो ओ, इसको कह दो ई, ओ में टेन अल्फा बराबर, अब बताओ भाई टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटेवा क्या होता है, अरे भाई लंब बटेवा क्या होता है, आधार। तो ये देखो लाल, एल ए एल, लाल बटेवा कक्का, तो लंब बटेवा क्या हो जाएगा, आधार। अब बताओ लंब कौन सा हो गया, लंब हो गया ए डेस बी डेस बाई कितना हो जाएगा, ओ ए डेस, क्या हो जाएगा, ओ ए डेस हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये तो क्या समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए डेस बी डेस ई में, ठीक है, तो टेन बीटा बराबर कितना हो गया, ये क्या है, ठीक है, क्या चीज हो गई भाई, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो आधार कितना हो गया, ए डेस ई वाई कितना हो गया, ओ ए, यानी क्या कहते हैं, ई ए डेस कह दिया, क्या कह दिया भाई, ई ए डेस कह दिया। अरे कह सकता नहीं कह सकता हूं मैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलो भाई आगे चलते हैं, कहां चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, तो वेट 1 मिनट रुको। ठीक है, आगे हमारे को कुछ भी नहीं करना है, तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होगा। ये मैंने ए डेस ई क्यों लिख दिया भाई, ए डेस बी डेस तो लिखना था मुझे। ये लो ए डेस बी डेस अपन क्या हो गया, ए डेस ई। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ये लो ए डेस ई लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, लो भाई अब हो गया समीकरण 1 और 2 हो गया। अब देखो क्या लगाते हैं कि यदि क्या हो, देखो भाई ऊपर देखो, यदि थीटा का मान या अल्फा बीटा का मान क्या हो, अत्यल्प हो, यदि थीटा का मान क्या हो, अत्यल्प हो, अत्यल्प हो, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर अल्फा के, टेन बीटा बराबर किसके हो जाएगा, बीटा के। अरे होगा क्या नहीं होगा, तो रखो भाई, देखो टेन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए डेस बी डेस बाई ए ई, यहां से रख दी मैंने इसमें, और क्या हो गया, ए डेस बी डेस बाई क्या हो गया, ए ओ, ए डेस बी डेस से ए डेस बी डेस कट गया, तो आंसर क्या बच गया, ए ओ बाई कितना हो गया, ए ई हो गया। अब देखो ए ओ का मतलब कितना हो गया, सॉरी ए ओ क्यों, ए डेस ओ होगा ना, ये लो ए डेस ओ ए डेस ई, ये दो ए डेस ओ डेस लिख रखा, तो ये कितना हो जाएगा भाई। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये तो क्या है, प्रकाश की दिशा में तो पॉजिटिव, और ये यूई, यूई क्या है, प्रकाश की डायरेक्शन में अपोजिट है, तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसको तो मैंने कह दिया यू एफ डेस ओ, एफ ओ कह दिया पॉजिटिव, और इसको क्या कह दिया, नेगेटिव का यूई कह दिया। तो अभी ये इधर की चीज मिटा लेता हूं, ये क्या निकल गई, आवर्धन क्षमता आ गई है तुम्हारी। तो लो भाई आवर्धन क्षमता देख लो, m बराबर क्या हो गई, माइनस एफ नोट बाई क्या हो गई, यूई हो गई। तो भाई एक क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकली किया था पार्ट सेकंड के अंदर, यानी पार्ट बी के अंदर किया था, तो उसके अंदर मैंने एक सूत्र लिख दिया था, ये तो हमारा सूत्र हो गया आवर्धन क्षमता का, मैंने सूत्र लिख दिया था, वो क्या होगा, अगर निकट दृष्टि की दूरी पर है तो माइनस एफ ओ बाई क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ये है भाई सूत्र, वो सूत्र मैंने क्या करा था, मैंने सूत्र को चेंज कर दिया था, थोड़ा सा उल्टा ले लिया था मैंने, मान तो सही रखा था लेकिन क्या हो गया था, एफ ई बाई एफ ओ कर लिया था। तो भाई तुम उसको क्या करोगे, ये सूत्र लिख के क्या करोगे, सही कर लोगे।
भाई क्या है FO, भाई क्या है FE आएगा आंसर। तो ये तो भाई आवर्धन क्षमता का क्या गया सूत्र आ गया। तो भाई चले आगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया। अब 18 वगैरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं अल्फा कण के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं हम। भाई हमारे को बस इतना ही पता होना चाहिए कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, या कि भाई अगर कोई कण तरंग और भाई द्रव्य और तरंगिक दोनों प्रकृति प्रदर्शित करती है तो E बराबर क्या होता है? अरे E बराबर क्या होता है mc² और E बराबर क्या होता है h न्यू भी तो होता है भाई, होता है या नहीं होता है? अरे पता है कि नहीं पता है? अब यार तुम्हारे को तो क्या ही पता होगा, मुझे ही पता रखना पड़ेगा सब। ठीक है, तो 18वां चलो 18वें के देखते हैं फर्स्ट। तो 18वां मुझे बता के E बराबर क्या है mc², और अगर कोई कण द्वैत प्रकृति रखती है तो E बराबर क्या होता है NH⁻। क्या होता है NH⁻। तो N क्या है नंबर ऑफ, ठीक है, चाहे फोटोन हो चाहे, ठीक है, चाहे अल्फा कण हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि E बराबर क्या रखता हूँ H⁻ रख लो। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं P और लैम्बडा के अंदर रिलेशन आता है। क्या आता है भाई P और लैम्बडा के अंदर? अरे भाई निकाल सकते हो क्या? P बराबर क्या होता है H बाई कितना होता है भाई लैम्बडा होता है। P बराबर कितना होता है H बाई लैम्बडा होता है। तो यहां से देखो भाई लैम्बडा बराबर कितना होता है H बाई P। ये तो आ गई भाई क्या आ गई तरंग दैर्घ्य आ गई। ठीक है, इन दोनों समीकरण का यूज करके भी मैं क्या कर सकता हूं लैम्बडा बराबर H बाई P फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, वो तुम्हारे लिए आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं अल्फा कण के दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त करो। तो भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 12 mv²। इसको क्या लिख सकते हो तुम p²/2m लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो यहां से देखो p की वैल्यू कितनी हो गई 2m। काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या कह दिया k कह दिया। तो ये p² बराबर कितना हो गया 2mk। तो यहां से p की वैल्यू कितनी निकली √2mk। अरे है या नहीं है? अब इस समीकरण को क्या करो इस वाले के अंदर रख दो। तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया h/√2mk। अरे हुई कि नहीं हुई? और भाई आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि विद्युत विभव में पढ़ा था, विद्युत विभव में तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है भाई स्थितिज ऊर्जा? इसको क्या कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा को U बराबर कितनी हो गई QV हो गई, हुई कि नहीं हुई? या W बराबर कितनी हो गई QV। तो भाई K बराबर कितना हो जाएगा QV भी लिख सकता हूं मैं K बराबर। तो H लैम्बडा बराबर कितना हो गया H अपॉन कितना हो गया 2mqv हो गया। और V क्या है उसका क्या है वेग है। क्या भाई उस पार्टिकल का क्या है वेग है। तो अब यहां से क्या करोगे तुम्हारे को जिस की चीज चाहिए अल्फा पार्टिकल की चाहिए, ठीक है, हीलियम की चाहिए, प्रोटॉन की चाहिए, चाहे न्यूट्रॉन की चाहिए, चाहे किसी की भी चाहिए, हीलियम वगैरह वगैरह जिस पार्टिकल की चाहिए तुम क्या कर सकते हो उसका आवेश और उसका मास रख के क्या कर सकते हो तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। किसके अंदर? इसकी वैल्यू किसके अंदर निकालनी है एंगस्ट्रॉम के अंदर निकालनी है। तो भाई अब तुम इसकी वैल्यू रख लेना। ठीक है, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, प्रोटॉन के लिए कितना होता है, अल्फा कण के लिए कितना होता है। भाई अल्फा कण का मतलब हीलियम होता है। कितना होता है? हीलियम होता है। तो भाई सबके लिए लिख देता हूं मैं। तो अब देखो मिटा देता हूं मैं। अरे भाई मिटा दूं क्या? उसके बाद में लिख देता हूं सीधा आंसर। तो भाई लो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए, अरे भाई इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा ई बराबर कितना हो जाएगा 12.27 √v और ये हो गया एंगस्ट्रॉम में। तो भाई तुम क्या कर सकते हो h की वैल्यू तुम्हारे को पता है प्लांक कांस्टेंट की h बराबर 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड होती है। ये वैल्यू रख लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है
भाई कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻27 या कितना होता है ये 9.27 होता है। ठीक है, तो वो रख दोगे तो निकाल लोगे। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है Q बराबर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मास रख दोगे, चार्ज रख दोगे। ठीक है, वेलोसिटी नहीं पता है तो छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा लैम्डा E बराबर कितना हो गया 12.27 अपॉन अंडर रूट V। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, तो लैम्डा P कितना हो गया, अरे भाई 0.202 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट V, ये एंगस्ट्रॉम में। तो भाई ये प्रोटॉन का देख लेता हूँ एक बार कि आंसर यही आता है कि नहीं आता है, और दूसरा आता तो फिर दूसरा लिख देंगे हम। लो भाई देख लेता हूँ, मैं बुक के अंदर ही देख लेता हूँ कितना आता है। ठीक है, तो 2 सेकंड रुको भाई, बुक के अंदर देख के मैं बता देता हूँ आपको। तो 2 मिनट का वेट करो, तो क्लास ऐसे ही 2 मिनट चलती रहेगी। ठीक है, तो भाई मैंने कहा था ना कि इसके लिए थोड़ा सा क्या है गलत हो गया, ये 0.202 तो किसके लिए आएगा, अरे भाई न्यूट्रॉन के लिए आएगा। ठीक है, प्रोटॉन के लिए तो 0.286 आएगा। कितना आएगा 286, प्रोटॉन के लिए कितना आएगा 0.286, और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना आएगा 0.101 अपॉन अंडर रूट V, ये आ गया एंगस्ट्रॉम। तो ये चारों सूत्र आपको क्या करना है, डिराइव करना है। ये है भाई 3 नंबर के, तो इतना कुछ करना नहीं है। ये वाला सूत्र निकालना है, ये वाला सूत्र कौन सा निकालना है, ये सूत्र निकालना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, ये वैल्यूज पुट करनी है सबके लिए अलग अलग। तो लैम्डा E बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम, लैम्डा प्रोटॉन 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम, और अल्फा पार्टिकल कितना हो गया 0.101 अपॉन अंडर रूट V हो गया। अब चलते हैं आगे। अब भाई क्या है, क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, क्या करना है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा इसकी सहायता से इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो भाई मैं सीधा लिखूंगा। ठीक है, 3 नंबर में पूछा है तो प्रकाश विद्युत समीकरण में सीधा लिख सकता हूं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मैं बताऊंगा जरूर आपको, 2-3 लाइनें जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिर बाद में चलेंगे हम आगे की तरफ। ठीक है, तो भाई प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, तो ये अथवा वाला, तो आइंस्टीन का क्या करना है, प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है। अब मान लो कि कोई धातु की पृष्ठ है, उस पे क्या कराता हूं मैं, कोई क्या कराता हूं, ये लो एक धातु की पृष्ठ हो गई, तो इस पे मैंने क्या कराया, किसी आवर्ती का प्रकाश अगर आपतित कराया, तो भाई अगर उस आवर्ती क्या है, दहली आवर्ती से अधिक है, तो क्या होगा, वो उस पर गिरेगी, और जैसे ही क्या होगा, गिरते ही क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो भाई उसने क्या करा, जैसे ही उसकी एनर्जी थी, आपतित प्रकाश की किरण की या फोटोन की जो एनर्जी थी, उसने क्या करी, उस सतह को दे दी। और सतह में क्या हुआ, अगर कार्यफलन से ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, झट से एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फट से कहां जाएगा, पृष्ठ से बाहर आ जाएगा। और पृष्ठ से अगर बाहर आता है तो उसको साथ में क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा तो मिलेगी, क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा। तो ये h न्यू किसके बराबर होना चाहिए, हाफ mv² प्लस h न्यू नॉट के बराबर होना चाहिए। या h न्यू बराबर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस h न्यू नॉट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ mv² मैक्स किसके बराबर होगी, h न्यू माइनस h न्यू नॉट के। तो ये लो हाफ mv² मैक्सी किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आगे भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आ गई। अब क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या करनी है, व्याख्या, प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करनी है। पहली
अगर मैं क्या करूं, आपतित प्रकाश की आवर्ती क्या कर दूं, आपतित प्रकाश की आवर्ती क्या करूं, दहली आवर्ती से कम कर दूं, तो मुझे ये जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो के मैक्सी भाई क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर ही नहीं निकल रहा। क्या निकल रहा है, बाहर ही नहीं निकल रहा। तो ये तो भाई संभव नहीं है। क्या है भाई, ये तो संभव नहीं है। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के पृष्ठ से बाहर निकालना है, तो दहली आवर्ती से ज्यादा आवर्ती मुझे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी। अगर मैं क्या करता हूं, ये न्यू की वैल्यू क्या करता हूं, न्यू नॉट से ज्यादा करता हूं, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या होगा, किसी भी धातु की सतह पर मान लो h न्यू आवृत्ति का प्रकाश गिरा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये लो नंबर 1 की हो गई व्याख्या। अब करता हूं नंबर 2 कि अगर जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी प्रकाश की, भाई जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी और ज्यादा आवृत्ति का अगर प्रकाश आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो भाई जैसे जैसे क्या हो गया, नंबर 2, जैसे जैसे न्यू बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गई दूसरे की व्याख्या। तीसरा, अब क्या हुआ, जैसे भाई प्रकाश विद्युत क्या आया, फोटोन आया। और जैसे फोटोन अगर इस सतह से टकराया, तो अगर इसके पास इतनी एनर्जी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, काल पश्चिमता नहीं होगी। यानी कि जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, फोटोन गिरा और यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो भाई काल पश्चिमता का मतलब ऐसे है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन आया या फोटोन आया, इस सतह पे क्या हुआ, आपतित हुआ, तो ये क्या करेगा, इसकी जितनी भी इसके पास एनर्जी, ये क्या करेगी, इस सतह के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी को क्या करेगी, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। जैसे सतह पे बढ़ेगी वो सारी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इंस्टेंट क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सतह से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गए तीन नियम की व्याख्या कर दी है। अब एक नियम और देख देता हूं मैं, उसके बाद में क्या करते हैं, आगे चलेंगे हम। ठीक है, कहां चलेंगे भाई, आगे चलेंगे। अब एक चीज और देख लो, अगर मैंने आवर्ती बढ़ाई, मैंने क्या करा, आवर्ती बढ़ाई, तो भाई निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। तो ये हो गए भाई 3 मैंने बता ही दिया। एक काल पश्चिमता मैंने बता दी, काल पश्चिमता, तो ये मैंने 4 पॉइंट बता दिए। तो अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता तो प्रकाश विद्युत समीकरण लिखनी है, जो मैंने 2-3 लाइनें आपको बोल के बताई है वो भी लिखनी है, और साथ में एक प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर और ये 4 चीजों के बारे में क्या करना है, जो मैंने चीज बोली है वो आपको क्या करनी है, लिख कर बतानी है। ठीक है भाई, लो चलो भाई, अब चलते हैं हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन पर। तो भाई 4 नंबर के क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, तो वो मैं फटाफट से क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, फटाफट से डिस्कस कर दूंगा। तो मैं देख लो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ठीक है, क्या पढ़ लेता हूं। अब देखो कहां गया भाई क्वेश्चन। अब कह रहा भाई पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, किसी पीएन संधि डायोड के अग्र एवं उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षी निर्वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था को परिपथ चित्र बनाते हुए समझाइए तथा प्राप्त वक्रों के आरेख भी बनाइए। तो भाई बना लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सारी चीज करेंगे, अभी करेंगे, आज ही करेंगे। तो लो भाई 19वां देखो। तो भाई पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, तो भाई अब देख लो, किसी पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से मिलाने पर, कैसे मिलाना, परमाणुीय रूप से मिलाने पर, जो परमाणुीय रूप से हमने मिला दिया, यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुीय रूप से मिलाने पर जो
व्यवस्था प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, पीएन संधि डायोड कहेंगे। अब देखो किसी पीएन संधि के अग्र एवं उत्क्रम अभिनति की अभिलाक्षणी वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था को परिपथ चित्र से बनाइए। तो अब देख लो कि अगर किसी, अगर बायस और पश्चिम बायस बता देता हूं, अगर किसी संधि का पी सिरा धनात्मक से और एन सिरा अगर ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, इससे पी तो क्या हो गया धनात्मक, एन क्या हो गया ऋणात्मक, तो ये क्या होगी अग्र बायस। क्या होगी अग्र। अब देख लो अगर पी ऋणात्मक और एन क्या है धनात्मक, तो ये क्या होगी पश्चिम बायस के अंदर जुड़ी हुई होगी। तो भाई चलो आगे चलते हैं। ये तो अग्र और पश्चिम बायस हो गया। अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब यानी कि अग्र धारा तथा अग्र वोल्टता के मध्य ग्राफ को अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। पश्चिम धारा तथा पश्चिम वोल्टता के मध्य ग्राफ को पश्चिम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो भाई पहले क्या करते हैं, अग्र के लिए चित्र बना देता हूं, परिपथ चित्र। किसके लिए, अग्र बायस के लिए। तो लो भाई अग्र बायस के लिए मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो लो भाई यहां मैंने क्या करा, बैटरी लगा ली, वोल्टेज लगा लिया, वोल्टमीटर लगा लिया। तो अब देखो ठीक है, तो यहां देख लो क्या करा, यहां धनात्मक सिरा, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक है, यहां माइक्रो एमीटर लगा सकते हो, ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो किसमें होगा, अग्र बायस के अंदर होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, अग्र बायस के अंदर, ठीक है। तो 2 सेकंड रुक लो, चित्र देख लो आराम से, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो देखो भाई अग्र बायस के लिए देख लो, जब तक मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ, ठीक है। तो पानी की तो क्या है आवश्यकता पड़ती रहती है बार बार। तो देखो तुम भी आइडिया लगाओ, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे लिए, नहीं तो फिर मैं करवा ही रहा हूँ आगे, ठीक है। तो देखो भाई जल्दी जल्दी से। देखो भाई जल्दी से देख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, ये तो फिर मैं करवाऊंगा ही सही। देख लो भाई, ऐसे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, धारा नियंत्रक वगैरह, ठीक है। ये बैटरी के साथ क्या लगा सकते हो, प्रतिरोध बॉक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी तुम्हारा क्या चल सकता है काम। तो ये लो, ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव सिरा। तो अब देखो, ये देखो, तो जब तक ये अगर क्या है डायोड है, तो भाई डायोड का क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टता होगी। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ोगे, तो ये लो भाई ये धारा और ये वोल्टता, तो भाई जैसे जैसे वोल्टता बढ़े, अब मान लो कि क्या है जेनर डायोड है, तो उसका वोल्टता ड्रॉप कितना होता है, 0.7 होता है। तो भाई 0.7 वोल्ट तक तो क्या होगी, धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा, धारा के मान में क्या होगा, एकदम अचानक क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हो गया वी आई वक्र। क्या हो गया, वी आई वक्र। इसी को क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। चित्र ऐसा बनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा बनवा देता हूं, लो, ठीक है। तो ये देख लो, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ठीक है। लो ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये जुड़ गया भाई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अग्र बायस में कहलाएगा। अगर पश्चिम बायस में करना है तुम्हारे को, तो क्या करोगे भाई, जहां पे बैटरी धनात्मक थी वहां बैटरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। लो भाई मैंने पश्चिम का भी साथ में पढ़ा दिया इसी में, ठीक है। ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ फर्स्ट बायस। तो यहाँ क्या हो गया नेगेटिव, अरे यहाँ क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ हो गया पॉजिटिव। अब मुझे क्या करनी है, वी आई वक्र बनाना। ये तो अग्र बायस के लिए था, पश्चिम बायस के लिए पश्चिम वोल्टता और पश्चिम धारा के मध्य। तो लो भाई देखो भाई, पश्चिम वोल्टता तथा पश्चिम धारा के मध्य वक्र। तो लो भाई, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये वक्र कैसे बनेगा, लो भाई
ये तो धारा आई हो गई और ये वोल्टता भी हो गई। और कोई पूछ ले कि एक साथ बनाओ, ठीक है, तो क्या बनाना है, पीएन संधि डायोड का अग्र तथा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। तो कैसे बनेगा भाई, ये ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया, VI वक्र हो गया। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ी बहुत चीज लिखनी है और उसके बाद में क्या करना है, बताना भाई तुम्हारे को कि ये ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ता है। तो भाई चले आगे। तो ये हो गया, इसके अंदर लिखना, ये 4 नंबर हो गए तुम्हारे रेडी, ठीक है। अब चलो द्विनिवेशी और द्वार एवं एंड द्वार के परिपथ चित्र बनाते हुए इनके संगत सत्यता सारणी क्या करनी भाई, इनके संगत क्या करनी है, सत्यता सारणी ड्रॉप करनी है। क्या करनी है, ड्रॉप करनी है, बनानी है। तो भाई मैं देख लेता हूँ कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसका देख लो, अथवा और देख लो, और का देख लो, ए देख लो, क्या कह रहा, और द्वार लो भाई, ये और द्वार हो गया, द्विनिवेशी और द्वार हो गया। यहां से ए गया, यहां से बी गया, y बराबर कितना हो गया, a प्लस बी हो गया। लो भाई सत्यता सारणी भी बना लो, ये a, ये b, y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो लो भाई कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हो गया और गेट। अब बात करते हैं एंड की। तो लो भाई ये एंड गेट हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और y बराबर कितना हो गया, a डॉट b हो गया। तो लो भाई सत्यता सारणी बना लो, ये a, ये b और ये y 0 0, तो 0 0 1 0 1 1 1 0 0। अब क्या आएगा, 1 1, क्या होगा, 1 आ गया। तो ये लो भाई सत्यता सारणी देख लो दोनों की, फटाफट देख लो, फिर चलते हैं हम आगे भी चलते हैं, ठीक है। तो देखो और जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। तो ये हो गया भाई, क्या हो गया, और द्वार और एंड द्वार के परिपथ चित्र बना लिए, संगत सत्यता सारणी भी बन गई, ठीक है। इसका चलते हैं बी। देखो भाई बी, ये कह रहा है कि बी क्या कह रहा है, एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान। तो ये लो बी, कौन सा, 19वें का बी। तो अभी ये कह रहा है विभव प्राचीर यानी 0.1 वोल्ट, विद्युत क्षेत्र कितना लगा, 105 वोल्ट अपॉन मीटर। तो उसने क्या पूछी है, संधि के लिए अक्षीय वृत्त की चौड़ाई। तो हमारे को पता है V बराबर कितना होता है, E क्रॉस D होता है। तो V कितना 0.1 और E बराबर कितना है ये, और D बराबर कितना हो गया ये, तो 0.1 अपॉन कितना हो गया, 105। इसको मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन क्या करता हूँ, 105 इंटू 10। तो भाई थोड़ी देर के लिए कितना भाई 1050 है, तो इसको हम 1000 के लगभग मान लिया हमने, 1050 को 1000 के लगभग मान लिया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻³ मीटर आ गई। तो अक्षीय वृत्त की चौड़ाई कितनी आ गई, D बराबर 10⁻³ मीटर आ गई। अब कह रहा है कि संधि डायोड में विसरण धारा की दिशा क्या होती है तथा जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो भाई ये क्वेश्चन तो नहीं करूंगा मैं कि विसरण धारा की दिशा किधर होती है, तुम ढूंढना किधर होती है, और नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और क्या करोगे, नहीं आएगा तो क्या करोगे, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर हमारे को विसरण धारा की दिशा नहीं पता चली, तो मैं टेलीग्राम पे आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह तो भाई बहुत इजी। लो भाई ये जेनर डायोड हो गया, कैसे करना, ये सांप बनाना भाई। अगर तुम खड़ा करते हो तो क्या हो जाएगा, पीएन संधि हो जाएगा, और जेनर करना तो क्या हो जाएगा, सांप बनाना। तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ पे सांप बनाना है। और विसरण धारा की दिशा कमेंट में जरूर करना भाई, वीडियो के कमेंट में, कि विसरण धारा की दिशा किस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 19वां कंप्लीट। अब चलते हैं 20वें पर, और लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है 20वां, और उसके बाद है हमारा टाइम क्लोज, और क्लास भी हो जाएगी क्लोज, ठीक है। तो देखो अब जल्दी से देखो, तो भाई अब देखो भाई 20वां क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, देखना है तो क्या करना है भाई, समझाऊंगा नहीं। आप मेरे YouTube चैनल पर क्या है भाई, चैप्टर
चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश का क्या करो, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लो, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लो। उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, 19 नंबर का, 20 नंबर का फर्स्ट, ठीक है, और इसमें क्या मिल जाएगा, अथवा वाला, क्या मिल जाएगा भाई, अथवा वाला। तो भाई देख लेना, कराऊंगा नहीं क्योंकि मैंने वहां पे पूरा डिस्कस कर रखा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या देखना, पार्ट सेकंड देखना और पार्ट थर्ड देखना, कौन सा, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश का, चैप्टर नंबर 1 का, दोनों का क्या करोगे, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड देख लो। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट और उसका अथवा वाला। तो बने रहिए, अगला पेपर जल्दी आएगा हमारा, लगभग 5 दिन बाद में क्या होगा, 2 पेपर और आएंगे। कितने आएंगे भाई, सेट 1 तो हमने दे दिया, अब क्या आएगा, सेट 2 और सेट 3। भाई ये 3 पेपर अगर किसी ने डिस्कस कर लिए, क्या होगा, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो भाई उसके क्या होंगे, भाई जिसने भले पूरे साल तैयारी नहीं करी, लेकिन उसके 56 में से कितने आएंगे, 45 प्लस नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर 3 पेपर डिस्कस करने, ज्यादा डिस्कस करने की नहीं कह रहा हूं मैं, पूरी किताब नहीं पढ़ने की कह रहा हूं आपको, मात्र 3 पेपर पढ़ लो, सेट 1, सेट 2 मेरा और सेट 3। तो पढ़ लोगे तो क्या आएगा, 45 नंबर आ जाएंगे 56 में से। तो भाई जो बोले साल भर तैयारी करके भी 45 नंबर नहीं ला पाया, और तुम 3 पेपर पढ़कर क्या करोगे, 45 प्लस मार्क्स लियोगे। तो धन्यवाद, राधे राधे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।